नमस्कार। संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि, इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने कतिपय ब्रह्मवादिनियों की चर्चा की है। गार्गी, मैत्रेयी और सुवर्चला वैदिक काल की ब्रह्मज्ञानी महिलाएं हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं। हमने कतिपय महिला कवियों की चर्चा भी की है जिन्होंने संस्कृत में अद्भुत कविताएं रची। विज्जिका, शीला भट्टारिका, लखीमा ठकुराइन या लक्ष्मणा राज्ञी आदि। इसी क्रम में एक ऐसी प्रखर विचारक महिला की चर्चा करेंगे जिनका साहित्य शास्त्र के चिंतन में मौलिक योगदान रहा। वे अवंती सुंदरी हैं। 10वीं शताब्दी के बड़े आचार्य, महाकवि और श्रेष्ठ नाटककार संस्कृत के राजशेखर, उनकी वे पत्नी थी। और राजशेखर ने बहुत सराहना करते हुए उन्हें अपनी काव्य मीमांसा में 3 स्थानों पर उद्धृत किया है। राजशेखर का किंचित परिचय यहाँ देना उचित होगा, जिन्होंने अपनी काव्य मीमांसा में यह कहा था कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी कवि हो सकती हैं। पुरुष इव योषितोपि कवयो भवेयु। संस्कार आत्मनि समवेतः। संस्कार आत्मा में संवेत होता है। वह स्त्री और पुरुष के विभाजन की अपेक्षा नहीं रखता। आत्मा जैसे स्त्री और पुल्लिंग आत्मा के नहीं होते, आत्मा का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता, या आत्मा स्त्री या पुरुष नहीं होती। हिंदी में होती कहा जाता है, संस्कृत में तो आत्मा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग में आता है। उसी तरह से कवि स्त्री और पुरुष के विभाजन की अपेक्षा उसको नहीं होती, ऐसा राजशेखर कविता के साम्राज्य में लिंग भेद को निरस्त करते हुए कहते हैं। राजशेखर एक कवि और आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं और यायावरीय उन्होंने अपने आप को कहा है, यायावरीय विप्र उन्होंने अपने आप को कहा है। यायावर वंशीय ब्राह्मण परिवार में वे उत्पन्न हुए थे। यह विप्र परिवार में यायावर वंश प्रसिद्ध रहा है। श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका में भी यायावर विप्रों का वर्णन आता है। और ये ऋषि हुआ करते थे, यायावर ऋषि। 2 प्रकार के ऋषि प्राचीन काल में माने गए। 2 वर्ग उनके थे, एक यायावरीय, दूसरे शालीय। तो यायावर एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे और शालीय जिनके आश्रम हुआ करते थे। तो यायावरीय विप्र या यायावरीय ऋषि निरंतर यात्रा करते रहते थे। यायावर जो टिकता नहीं है, यायावरी यात्रा को कहते हैं। इनके पूर्वज मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे और इनके पुरखों में अकाल जलद बड़े कवि हुए। अकाल जलद की कविताएं मिलती हैं सुभाषित संग्रहों में और राजशेखर ने स्वयं उन पर प्रशस्ति लिखी है। इस कवि प्रशस्तियों की चर्चा मैंने पहले की है। राजशेखर के पिता दर्दुक थे, जो किसी राजा के मंत्री थे, ऐसा स्वयं राजशेखर ने उल्लेख किया है। इस प्रकार से एक बड़े अ, राजाधिकारी के परिवार में, अमात्य कुल में राजशेखर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम शीलवती उन्होंने बताया है। स्वयं को महामंत्री का पुत्र वे बताते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि चौहान वंश की राजकुमारी अवंती सुंदरी मेरी पत्नी है। बहुत गर्व के साथ उन्होंने ये बात कही है। और अवंती सुंदरी स्वयं विदुषी और साहित्य की मर्मज्ञ थी, ऐसा राजशेखर के उल्लेखों से ही हम जानते हैं। अन्यत्र अवंती सुंदरी का उल्लेख
नहीं आता। दंडी ने अवंती सुंदरी नाम से एक गद्य काव्य लिखा है, जो बाणभट्ट के कदाचित पहले लिखा गया एक बड़ा गद्य काव्य संस्कृत का है। राजशेखर प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल के गुरु रहे। महेंद्रपाल का समय 885 से 910 ईस्वी तक है। तो नवीं शताब्दी के अंतिम दशक से लगाकर 10वीं शताब्दी के पहले दशक तक जो महेंद्रपाल का शासन काल है, उसमें वे राजशेखर उसके गुरु रहे। और महेंद्रपाल को शिक्षा देने के लिए कदाचित उनको आमंत्रित किया गया होगा कान्यकुब्ज में, जहां महेंद्रपाल राज्य करते थे। और महेंद्रपाल के शिलालेखों से भी पुष्टि होती है कि उनके यहाँ कोई मंत्री थे, उसका नाम गोइक बताया है, राजशेखर ने दरदुक बताया है। दरदुक की भी वर्तनी अलग अलग उनकी रचनाओं में भिन्न भिन्न मिलती है, इससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वास्तविक नाम क्या है। लेकिन अपने पिता के प्रभाव से राजोपाध्याय के पद पर राजशेखर पहुंचे होंगे, ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है। अपने पितामह की साहित्यिक उपलब्धियों का, उनके कवित्व का भी गुणगान राजशेखर ने किया है। और बाल भारत नाटक राजशेखर का प्रसिद्ध है, 2 ही अंक उसके मिलते हैं। वो उसका अभिनय राजा महिपाल के शासनकाल में 10वीं शताब्दी में हुआ। विद्वशाल भंजिका उनकी नाटिका है, जिसका अभिनय त्रिपुरी के कलचुरी राजा युवराज प्रथम केयूरवर्ष की सभा में हुआ। त्रिपुरी जबलपुर के पास, आधुनिक जबलपुर के पास एक प्राचीन नगर है, और कलचुरी कलचुरी राजाओं का शासन उसमें रहा। अत्यंत ही सांस्कृतिक नगर त्रिपुरी रहा है। अनेक प्राचीन अभिलेख वहां के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीन तीन राजाओं से संबंधित रहे राजशेखर, महेंद्रपाल कान्यकुब्ज के, और दूसरे राजा महिपाल, और तीसरे युवराज प्रथम केयूर वर्ष। और कब अवंती सुंदरी से उनका परिचय हुआ, इन तीनों राजाओं की किस क्षत्रिय कुल की वो थी, क्योंकि चाहमान कुल मौली मालिया, ऐसा अपनी कर्पूर मंजरी में उनका परिचय राजशेखर ने दिया है। चौहान कुल की, चाहमान या चौहान कुल की वो मौली मालिका थी। चौहानों के क्षत्रिय वंश की वो राजकुमारी रही होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त परिचय उन्होंने अवंती सुंदरी का नहीं दिया। अनेक राजाओं के संपर्क में रहने के कारण राजकुमारियों से उनका परिचय होता होगा, और उसी में कहीं अवंती सुंदरी से उनका परिचय हुआ होगा। दोनों का विवाह हुआ। राजशेखर तो ब्राह्मण थे, अवंती सुंदरी तो क्षत्रिय रमणी थी। तो यह अनुलोम विवाह हुआ धर्मशास्त्र की दृष्टि से, एक ब्राह्मण पुरुष के साथ क्षत्रिय रमणी का विवाह। हो सकता है कि अवंती सुंदरी के पांडित्य, वेदुष्य और चिंतन से प्रभावित होकर के राजशेखर ने उनसे विवाह के लिए रजामंदी दी हो, स्वीकृति दी हो, या अवंती सुंदरी की ओर से उनके प्रति उनके लिए विवाह का प्रस्ताव गया हो। लेकिन दोनों की समान रुचि, समान समानशील व्यसनेषु व्यसनेषु सौख्यम, इस उक्ति के अनुसार दोनों में प्रेम संबंध भी हुआ, दोनों का विवाह भी हुआ। राजशेखर बहुत आदर अपनी पत्नी का करते थे, और अवंती सुंदरी ने भी उनके लिए काफी कुछ किया होगा, ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि राजशेखर ने एक्नॉलेज किया है, उन्होंने एक तरह से किंचित कृतज्ञता ज्ञापित की है अवंती सुंदरी के प्रति। उनकी कर्पूर मंजरी का अभिनय जो हुआ, उसमें अवंती सुंदरी ने प्रायोजित उसको कराया, ऐसा वो कहते हैं। चाहमान कुल मौली मालिया, राज सेहर कलिंद कइंद गेहिनी, भत्तुणो किदिमवंती सुंदरी, सा पवोजे इदु मेद मिच्छति। अवंती सुंदरी के लिए कर्पूर मंजरी में कहते हैं कि चाहमान कुल मौली मालिका, चौहान वंश के मौली मालिका, उसके मस्तक पर विराजमान माली माला के समान, और अ, राजशेखर कविंद्र की गेहिनी गृहिणी, ऐसी अवंती सुंदरी इस नाटिका को स्वयं प्रयोजित करवाना प्रयोजित कराना चाहती हैं, उसका प्रयोग कराना चाहती हैं। तो अवंती सुंदरी ने उनकी उनकी नाटिका के, उनकी रचनाओं के प्रयोग में एक प्रमोटर की तरह से
उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया होगा, यह राजशेखर स्वयं बताते हैं। तो अच्छी इन दोनों की जोड़ी रही, और उचित ही अवंती सुंदरी को उद्धृत करते हैं राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में। काव्य मीमांसा राजशेखर का काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह एक प्रकार से नया प्रस्थान संस्कृत काव्य शास्त्र में राजशेखर इस ग्रंथ के द्वारा रचते हैं। यद्यपि अपूर्ण यह मिलता है, 18 अधिकरणों में इसको पूरा होना था, लेकिन प्रथम अधिकरण के 18 अध्याय ही इसके प्राप्त होते हैं। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजशेखर ने इसका प्रणयन आरंभ किया था। तो यह राजशेखर की 6 रचनाओं में से एक रहा है। इसमें उन्होंने अनेक आचार्यों को उद्धृत किया। ये बड़ा दस्तावेज है काव्यशास्त्र के इतिहास का। अनेक ऐसे आचार्यों का उल्लेख इसमें आता है। मंगल हुए, पाली कीर्ति हुए, जिनकी की रचनाएं नहीं मिलती हैं, जिनका चिंतन रहा है काव्य शास्त्र में, उनका उल्लेख राजशेखर करते हैं। इन्हीं आचार्यों की पंक्ति में बहुत ही सराहना के साथ 2 स्थानों पर और एक स्थान पर किंचित असहमति के साथ अवंती सुंदरी का मत राजशेखर उद्धृत करते हैं। पहला उद्धरण इन्होंने काव्यपाक के विवेचन में दिया है। काव्यपाक एक कोटि है, कैटेगरी है काव्यशास्त्र में, जिसका विवेचन भामह के साथ विशेष रूप से आरंभ होता है। और भामह ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में, जिसकी वृत्ति भी उन्होंने लिखी, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति उनका ग्रंथ प्राप्त होता है। तो राजशेखर ही बताते हैं कि काव्यपाक या पाक की जो अवधारणा है, जिसका कि अन्यत्र कहीं विवेचन परंपरा में वामन और राजशेखर के अतिरिक्त प्रायः प्राप्त नहीं होता। ध्वनिवादियों ने तो काव्यपाक की कोई ऐसी चर्चा नहीं की है, लेकिन इसका बड़ा विवेचन होता था। काव्यपाक, पका होना कविता का, पक जाना, मेच्योरिटी उसमें इस प्रकार से आ जाना, यह कब और कैसे आती है, इस पर विचार काव्यपाक के अंतर्गत करते हैं। तो राजशेखर कहते हैं कि सततम अभ्यासवतः सुकवेः वाक्यम पाक मायाति। निरंतर अभ्यास करता रहे सुकवि, तो पाक उसकी रचना में आ जाता है। यह साधना से, निरंतर अभ्यास करते रहने से यह आता है। तो जो शैली है राजशेखर की, कितनी सुंदर शैली है। पूछते हैं क्या होता है काव्य पाक। कह पुनरयम पाक परिणाम इति मंगल है। मंगल आचार्य कोई हुए राजशेखर के पहले, उनका अन्यत्र कहीं उल्लेख जहां तक मुझे जानकारी है काव्य मीमांसा के अतिरिक्त नहीं मिलता। लेकिन वो बड़े आचार्य रहे होंगे 8वीं शताब्दी के आसपास या उसके पहले, क्योंकि 9वीं 10वीं शताब्दी में राजशेखर उनको उद्धृत करते हैं। और दंडी का मत, वामन का मत बाद में बताते हैं, मंगल का मत बाद में बताते हैं, तो वो पहले हुए होंगे। तो परिणाम इति मंगल है, परिणाम जिसको कहते हैं, कविता अपनी परिणति पर पहुंचती है। परिणाम पक्का होना, पक जाना, उसको भी कहते हैं। तो पक जाता है सब कुछ, जिसमें कविता में अभिव्यक्ति पकी हुई होती है, पूरी तरह से सद करके आती है। तो वह परिणाम ही कविता में काव्यपाक कहा जाता है। तो परिणाम क्या है पूछते हैं। कह पुनरयम परिणाम सुपाम पिंगाम च श्रव सैषा व्युत्पत्ति रीति मंगल है। आचार्य मंगल ही बताते हैं कि सुप और तिंग की व्युत्पत्ति अच्छी तरह से, सुबंत और तिगंत का ज्ञान होना, उनका प्रयोग कहाँ करना है, परिनिष्ठित प्रयोग उनका किया जाए व्युत्पत्ति के द्वारा, तो वह परिणाम है, वही काव्यपाक है। उसी को सौशब्द भी कहा है, जिसकी चर्चा भामा ने की है। और भामा ने यह जो सुपाम तिगाम च व्युत्पत्तिम सौशब्द्यम, ऐसा जो अपनी काव्य मीमांसा में भामा ने कहा है, वह कदाचित मंगल कह चुके थे, इसलिए भामा कहते हैं। तो यह सौशब्द, सुशब्दता, यह मंगल ने उसको सौशब्द के रूप में काव्यपाक को परिभाषित किया। और भामा ने भी सौशब्द शब्द का प्रयोग किया कि कविता में सौशब्द होना चाहिए, सुपुर्तिंग की व्युत्पत्ति सही होना चाहिए, जानकारी सुबंत और तिगंत के प्रयोगों की, शब्दों और क्रियारूपों की कवि को अच्छी तरह से होनी चाहिए। बाद में फिर वामन का मत उद्धृत करते हैं। 8वीं शताब्दी में वामन हुए। वामन ने बहुत सुंदर परिभाषा उसकी दी है। पद निवेश निष्कंपता पाक इत्याचार्या। वामन का नाम नहीं लिया है राजशेखर ने, लेकिन यह काव्य अलंकार सूत्र में पद निवेश निष्कंपता पाक, और उसके पश्चात यह जो पद्य दिया है, श्लोक दिया है, यह वामन के काव्य अलंकार में आता है।
तो वहीं से राजशेखर उद्धृत कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं, आदर पूर्वक उद्धृत करते हैं, वामन का नाम नहीं लेते हैं, इतना सम्मान है कि बड़े आचार्य हैं। तो यह है। और बाद में बताते हैं कि वामनीय मत है, ऐसा आगे चल करके वामन की पूरी परंपरा प्रस्थान उनका है, इस तरह से उसको उद्धृत करते हैं। सिंगुलर में नाम नहीं लेते वामन का, इतना आदर उनको देते हैं, एक वचन में नाम नहीं लेते। तो पद निवेश निष्कंपता पाक, यह पद निवेश निष्कंपता, अकंप्य होते हैं, अपनी जगह से हिलाए नहीं जा सकते। पद ऐसा उनका निवेश या सन्निधान है, अवस्थिति है कविता में, कि वहां से उसको हटाया नहीं जा सकता, यही पाक है। इतना बढ़िया उसका वहां पर प्रयोग है कि उसकी उसका कोई सब्स्टिट्यूट, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, स्थानापन्न नहीं हो सकता। किसी भी शब्द का जो कवि ने वहां रख दिया है, दूसरा कोई शब्द उसकी जगह ले ही नहीं सकता है, तब तो उस शब्द का प्रयोग काव्यपाक ले आएगा। और वामन जिसको कहते हैं कि काव्य रचना प्रक्रिया, उसकी दृष्टि से विचार करते हैं। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पोएटिक प्रोसेस का, काव्य रचना प्रक्रिया का विवेचन नहीं किया गया, वो मूर्खतावश जो पश्चिम के लोगों ने प्रभात खड़े किए कि इनके यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य रचना प्रक्रिया का विवेचन नहीं किया जाता है, तो हिंदी में भी कुछ आचार्यों ने कह दिया कि संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य रचना प्रक्रिया का, पोएटिक प्रोसेस का विवेचन नहीं है, कि इतना विस्तृत विवेचन है कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, बारीकी से विवेचन किया जाता है। तो काव्यपाक कैसे आएगा, इसकी रचना प्रक्रिया बताते हुए वामन कहते हैं कि आवापो धरणे तावत यावत दोलायते मन। आवाप और उद्धरण, इनमें चित्त दोलायित होता है कवि का, कि ये शब्द डाल दूं और इसको निकाल लूं। ये आवाप है, डालना, और उद्धरण निकालना। तो कई शब्द तोलता है कवि और विचार करता है, जिसको कि प्रतिभिज्ञा आनंदवर्धन ने कहा है, यत्नतः प्रतिभिज्ञेय तौ शब्दार्थो महाकवे। उस शब्द की परख या पहचान होना चाहिए, उसी शब्द से वो कविता में बात आएगी। उसकी जगह दूसरा शब्द आ जाएगा तो बात कहनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी न थी, ऐसा हो जाएगा कि मुश्किल पड़ जाएगी कि बात को कैसे कहा जाए। तो जब अंदाजे बयां और होता है कवि का, महान कवि का, तब वो शब्द की परख के द्वारा उसको लाता है। तब उसके बारे में कहा जाता है कि हाँ, उनका तो अंदाज अलग ही है। तो आवाप उसको डाल करके देखता है कि इससे वो बात बन रही है या नहीं, उसको फिर निकालता है, कोई दूसरा शब्द उसमें डाल करके देखता है। यह जो साधना है कवि की, एक एक शब्द की परख के द्वारा, और वह साधना करते करते जब पदों का स्थैर्य स्थापित हो जाए कि इस पद को तो अब इसकी जगह कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता है, तब सरस्वती सिद्ध हो जाती है ऐसे कवि को। यह महान कवि तो सोच विचार करके नहीं लाते, उनकी प्रतिभा ऐसी है कि तुरंत वही शब्द उनके उद्गत होगा। उनकी काव्य साधना कह सकते हैं कि अभ्यास के कारण, पहले के अभ्यास के कारण है, या कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के अभ्यासों के कारण वह सिद्धि उनको है कि वह शब्द शब्द स्वयं खिंच करके चला आता है जब वो लिखते हैं। लेकिन अभ्यास उसके पहले ऐसा करना पड़ता है कि एक एक शब्द को वे जानते हैं, समझते हैं, तोलते हैं। तो आवाप और उद्धरण से जब तक दोलायित रहता है मन, वह दोलायमान स्थिति जब समाप्त होती है, पहचान लेता है कि यही शब्द यहाँ उचित है, वह स्थिर हो जाता है, तब सरस्वती उसको सिद्ध होती है। इसलिए वामन निष्कर्ष रूप कहते हैं कि आग्रह परिग्रहादपि पदस्थैर्य पर्यवसाय तस्मात् पदानाम परिवृत्ति विमुख्यम पाकः। आग्रह के परिग्रह के कारण भी, आग्रह के परिग्रह के कारण पदस्थैर्य में पर्यवसान होता है कविता का। इस तरह से पहचान करते रहने के कारण कि इसी पद के लिए मेरा आग्रह है, पदों की स्थिरता में पर्यवसित होती है रचना। और इसलिए काव्यपाक का परिनिष्ठित लक्षण देते हैं कि पदानाम परिवृत्ति विमुख्यम पाक है, पदों की परिवृत्ति विमुखता ही पाक है। बदला न जा पाना, परिवृत्ति नहीं हो सकती, परिवर्तन नहीं हो सकता पदों का, यही पाक है। यह वामन ने लक्षण दिया, इति वामनीया, वामन की परंपरा में यह लक्षण है ऐसा। और यह भी वामन के काव्य अलंकार में यह कारिका आती है, यत् पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्ति सहिष्णुताम तम शब्दन्यास निष्णाता का शब्द पाकम प्रचक्षते। जो पद परिवृत्ति सहिष्णुता को त्याग देते हैं, तो दो प्रकार की सहिष्णुता बताई गई शब्दों की, परिवृत्ति सहिष्णुता, परिवृत्य सहिष्णुता। तो परिवृत्ति सहिष्णुता मतलब परिवर्तन के प्रति वो सहनशील हैं शब्द, कि इनको बदल दो तब भी काम चल जाएगा।
और परिवृत्य सहिष्णुता, परिवर्तन के प्रति असहिष्णु है पूरी कविता। पूरी कविता पुकारती है कि इस शब्द को नहीं बदल सकते। यह शब्द जो है परिवृत्य असहिष्णु है, परिवृत्ति असहिष्णु है। यह जो परिवृत्य असहिष्णुता है शब्दों की, यही शब्दन्यास के निष्णात लोग, शब्द के पारखी लोग शब्द पाक कहते हैं। इतना वामन का मत बताते हैं राजशेखर। और उसके बाद फिर यह बड़े आचार्य का मत है, बड़ा परिनिष्ठित मत है। यह तो अनेक कवियों की कविताओं में बड़े बड़े आचार्यों ने विवेचन किया कि कालिदास की इस कविता में इस शब्द को हटा देंगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी। द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिन। उस कपाली के समागम की इच्छा से दो चीजें अब बेकार हो गईं। ऐसा ब्रह्मचारी वटु के वेश में शंकर पार्वती को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अपनी ही निंदा करते हुए। तो वहां कपाली उस खप्परधारी को चाहने के कारण दो चीजें बेकार हो गई। एक तो चंद्रमा जो उनके माथे पर इतना सुंदर है, और एक तुम जो उनको चाह रही हो। दो चीजों के लिए बड़ा अफसोस लोग करेंगे, शोक करेंगे, ऐसा वो उनको चिढ़ाते हुए पार्वती को कहता है। यहाँ कपाली का कोई सब्स्टिट्यूट विकल्प हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निंदा करना है। शंकर जो ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती को चिढ़ाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ बोल रहे हैं। तो कुंतक जैसे बड़े आचार्य कहते हैं कि कपालिना के स्थान पर अन्य पाठ मिलते हैं, मम्मट भी कहते हैं, लेकिन कपालिना शब्द ही रहेगा तभी वो बात आएगी, उसमें आनंद कविता का तभी आएगा। इसलिए वामन ने जो लक्षण दिया कि परिवृत्य सहिष्णुता, उसको बदला नहीं जा सकता है। शब्द को परिवृत्ति के परिवर्तन के प्रति वह असहिष्णु है शब्द, यह वामन निष्कर्ष देते हैं शब्द पाक का। और अर्थ पाक भी इसी तरह से होता है। तो अवंती सुंदरी का साहस ऐसा था कि वो इसको चुनौती देती हैं। इतनी बड़ी साहसी प्रखर वो काव्यशास्त्र की विचारक रही है। कहती हैं, इयम अशक्तिर न पुनः पाकः। यह इतना अवंती सुंदरी का मत है कि यह तो अशक्ति है, ये पाक कैसे कह सकते हैं। एक शब्द के एक शब्द को बदल नहीं सकते आप, उसका पर्याय नहीं रख सकते। कविता कमजोर है फिर, एक दूसरी दृष्टि से यह कहा जाएगा। नहीं तो अगर बात बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे, अगर बात ही बोल रही है तो अर्थ के द्वारा बोलेगी। आप चंद्रमा कहें, चाहे विधु कहें, चाहे इंदु कहें, चाहे शशांक कहें, चाहे सुधांशु कहें, अगर बात में दम है तो जिस वस्तु को बता रहे हैं उस वस्तु के लिए जो शब्द है उससे बात बनना चाहिए। तो यह तो कवि की अशक्ति है, ऐसा अवंती सुंदरी कहती हैं और प्रमाण उसमें देती हैं। ये एक दृष्टि से बहुत सही भी है, क्योंकि एक ही श्लोक में कई बार दो तीन पाठांतर मिलते हैं। उस शब्द की जगह दूसरा शब्द उस कविता में आता है, और निर्णय करना कठिन है कि कौन ज्यादा सुंदर है। कवि ने क्या लिखा होगा यह कहना कठिन है। एक ही कवि कई बार अपनी ही कविता में दो पाठ देता है स्वयं, कि ये पाठ भी मेरी कविता का हो सकता है। रेवा प्रसाद द्विवेदी ऐसा करते हैं, प्राचीन कवि भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस शब्द की जगह दूसरा शब्द भी उतना ही मौजूद है। तो बड़ा कवि तो यह भी जानता है। तो दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। अवंती सुंदरी जो है वो इतने बड़े आचार्य को चुनौती देते हुए कहती हैं कि यह तो कवि की अक्षमता है, थोड़ा सा अति कर दी है कहने में, अशक्ति उन्होंने उसको कह दिया है। एक दृष्टि से तो बड़ी शक्ति है कि एक भी शब्द वहां से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अवंती सुंदरी को चूंकि उसको डिमोलिश करना है, वामन के मत को खंडित करना है, इसलिए वो कहती हैं कि यह तो अशक्ति है। क्योंकि एकस्मिन् वस्तुनि महाकविनाम अनेकोपि पाठः परिपाकवान भवति। एक ही बात है, उसको कहने के लिए दो तीन तरह से कवि कहता है, महाकवि कहता है, अलग अलग शब्दों में कहता है। इसलिए पाक का अपना लक्षण देती हैं, जो कि बहुत सुचिंतित लक्षण है। इसको भी राजशेखर ने उद्धृत किया। तस्माद रसोचित शब्दार्थ सूक्ति निबंधन पाक है। रसोचित शब्दार्थ सूक्ति निबंधन पाक हुआ करता है। रस के योग्य जो शब्द और अर्थों की सुंदर उक्ति है, उसका निबंधन करना, उसको जमा करके बांध करके कहना, ऐसा बांध करके कह दिया जाए उन्हीं शब्दों और अर्थों के द्वारा जिनसे कि रस जिस तरह से निकलेगा वह अद्वितीय होगा रसास्वाद, तो वह पाक है। ऐसा अवंती सुंदरी कहती हैं। यह अवंती सुंदरी का एक मत। और दो श्लोक उद्धृत किए हैं। ऐसा लगता है कि ये अवंती सुंदरी के ही श्लोक रहे होंगे, कि निष्कर्ष स्वरूप अवंती सुंदरी जो कह रही उसका आगे बताते हुए कहते हैं,
गुणालंकार रीत्युक्ति शब्दार्थ ग्रथन क्रम स्वदते सुधियाम ये न वाक्य पाक स माम प्रति। अवंती सुंदरी कहती है कि मेरे लिए तो वाक्य के जो भेद बताए, राजशेखर ने फिर भेद बताए हैं, शब्द पाक है, अर्थ पाक है, वाक्य पाक है, और भी कई प्रकार के पाक के जो भेद उन्होंने बताए हैं, और अनेक अनेक वस्तुओं का जो स्वाद होता है, आम्र का स्वाद, पीलू पाक, जठर पाक इत्यादि, उनके स्वाद के अनुसार भी भेद उन्होंने बताए हैं। बड़ा लंबा विवेचन काव्य पाक का राजशेखर ने किया है। तो इस काव्य पाक पर उनका विचारों का आदान प्रदान अवंती सुंदरी से होता होगा। तो अवंती सुंदरी ने कह दिया कि गुण अलंकार रीति युक्ति शब्दार्थ ग्रथन क्रम, शब्द और अर्थ को गूंथने का क्रम, वह जब रसास्वाद में परिणत हो जाए, स्वदते सुधियाम ये न, सुधी जनों, रसिक जनों के लिए जब वह रसास्वाद देने लग जाए, ये सारी जो कोटियां हैं काव्य की, वे वे सारी की सारी मिलकर के रसास्वाद में ढलती चली जाती हैं, तो वह वाक्यपाक होता है मेरी दृष्टि से, ऐसा अवंती सुंदरी कहती हैं। और तद उत्तम, और आगे कहा है, तो ये अवंती सुंदरी का ही मत जहां तक मैं समझ रहा हूं उद्धृत कर रहे हैं। सती वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति अस्ति तन्न बिना ये न परिस्रवती वांग मधु। वक्ता भी अच्छा है, अर्थ भी अच्छे हैं, शब्द भी अच्छे हैं, रस भी हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है जिसके बिना की वाणी माधुर्य को नहीं बिखेरती है, माधुर्य को नहीं चुआती है, ऐसा कहा गया। वह बात जो है वह पाक है, ऐसा कहा गया। तो यहां तक अवंती सुंदरी का मत हुआ। थोड़ा सा शंका भी हो सकता है कि हो सकती है कि यह जो श्लोक है अवंती सुंदरी का ही बता रहे हैं, या अपना श्लोक है, ऐसा स्पष्ट नहीं किया है। क्योंकि जहां अवंती सुंदरी का मत उद्धृत करते हैं वहां इत्यवंती सुंदरी ऐसा अवंती सुंदरी का कहना, ऐसा एक तरह से इन्वर्टेड कामा में उसको करके बताते हैं। लेकिन यदाहु उसके आगे कहा है, वो समाम प्रति, मेरी दृष्टि से तो यही है, ऐसा उसी में आता है। तो अवंती सुंदरी ही कह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद अंत में फिर यह अपना मत बताते हैं। थोड़ा सा राजशेखर संतुलित दृष्टि उनकी है कि दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। कार्यानुमेयतया यत्तच्छब्द निवेद्य परम पाको विधा विषय तत्सृदय प्रसिद्धि सिद्ध एवं व्यवहारांगम असौ। व्यवहार से जाना जाएगा, हृदय की प्रसिद्धि में सिद्ध है। हृदय जहां कह दे कि हाँ ये काव्यपाक हुआ, तो वह इसी शब्द से हुआ है, ऐसा हृदय कहे तो उससे माना जाएगा। और यहाँ शब्द परिवृत्ति सहिष्णु है, इसको बदल करके पर्याय रख दो, चंद्रमा की जगह विधु कह दो, शशांक कह दो, सुधांशु कह दो, तब भी बात वही रहेगी, पाक तो वैसा ही होगा। तो इस हृदय के अनुभव से जाना जाएगा, ऐसा दोनों में एक तरह से समन्वय करते हुए राजशेखर कहते हैं। दोनों ही बातें चूंकि अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, कहीं कहीं पर तो अर्थ इतना प्रधान होता है कि आप पर्याय रखें तब भी वैसा ही अर्थ रहेगा, तो कहीं कहीं पर वह शब्द उतना बलवान है कि सारा पूरी कविता उसी पर टिकी हुई है, एक शब्द पर कविता पूरी टिकी रहती है। वाच्यस्तया मदना, वाच्यस्तया मद्वचनात् स राजा वन्नौ विशुद्धामपि यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तत्किम सदृशम कुलस्य है। सीता लक्ष्मण से कहती हैं, उनको जब निर्वासित कर दिया राम ने, लक्ष्मण को छोड़ करके जा रहे हैं, कालिदास के रघुवंश में कहती हैं कि अपने राजा से जाकर कहना, कि अपने उन राजा से जाकर कहना कि वाच्यस्तया मत मत वचनात् स राजा, कि वन्य में विशुद्धि होने पर भी, अग्नि शुद्धि में मेरी परीक्षा लेने के बाद भी लोगों की बातों में आकर जो मुझे छोड़ दिया गया है, तो क्या इतने ऊंचे कुल के तुम्हारे यह अनुरूप था? यह प्रश्न सीता संदेश में अपने भिजवाती हैं लक्ष्मण के मुख से। ये तेजस्विनी सीता हैं, प्राणनाथ प्राणनाथ क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी चेरी बन करके रहूंगी, वो वाली सीता ये नहीं है। कालिदास में भी, वाल्मीकि में तो भी नहीं ही है। तो ये प्रश्न लक्ष्मण के मुंह से जो कराती हैं, इसमें उन राजा से जाकर कहना, ये जो राजा कहा है उसी में सारी जान है उस पद्य की, उसको तो नहीं बदलते। मेरे पति से जाकर कहना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता था कालिदास की दृष्टि से, वहां और कोई शब्द ही नहीं, बस राजा ही कहा है, उसी में सब कह दिया है, तो सारी कविता उस पर टिक जाती है। दोनों ही बातें अपने स्थान पर सही हैं। कहीं कहीं तो परिवृत्ति सहिष्णु हो सकते हैं, कहीं कहीं बदले नहीं जा सकते। आगे
दूसरा प्रसंग आता है कि जो संसार कविता में चित्रित होता है वह क्या वैसा ही है जैसा कविता बताती है, या हम देखते हैं वैसा है? ये प्रश्न आता है। राजशेखर का बड़ा योगदान है जो कविता की प्रमाण मीमांसा है, कि कविता में जो संसार रचा गया है उसकी प्रमाण मीमांसा क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। राजशेखर का कहना है कि वो अपने आप में प्रमाण है, उसको किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, किसी दूसरे महात्मा से उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि कविता में ऐसा बताया गया तो वो प्रामाणिक है या नहीं। कवि बड़ा है, प्रतिभाशाली है, तो जो संसार वह कविता में रच रहा है वह प्रामाणिक है, ऐसा राजशेखर का मत है। कवि जो बताता है वह प्रामाणिक है। तो यह जो प्रश्न है कि कविता की प्रामाणिकता, काव्य की प्रामाणिकता, राजशेखर उसका स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। कविता का जो संसार है वो स्वतः प्रमाण है, उसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं। और जो संसार चित्रित होता है कविता में, वह कैसा चित्रित होता है? कहते हैं कि कवि जितना बड़ा है उतना ही संसार प्रामाणिक चित्रित होगा। तो कहते हैं कि कवि विप्रलंबे भी रसवत्ताम निरस्यति। कोई ओछा कवि, छोटा कवि है तो विप्रलंब श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में तो रस का प्रवाह ऐसा बहता है कि करुणा की धारा बहती है उसमें, योगी के वचनों में, विरही के वचनों में। तो उसमें भी रसवत्ता निरस्त कर देता है, रस को खत्म कर देता है यदि कवि खराब है तो। इसलिए संसार में रस है या नहीं, कविता में रस वास्तव में होता है। क्योंकि विरही को विलाप करते हुए देख करके विप्रलंब श्रृंगार का संसार में आस्वाद थोड़ी होगा, लेकिन कविता में आस्वाद होगा। तो कविता में वह स्वदित होती है वस्तु, ऐसा कहते हैं। तो यथा तथा वास्तु वस्तुनो रूपम वक्तृ प्रकृति विशेष यत्ता तु रसवत्ता। वास्तविकता जैसी भी हो संसार में, लेकिन कविता में जो रस आता है वह कवि की युक्ति, वक्तृ विशेष की युक्ति के कारण आता है। तथा च यम अर्थम रसा, यम अर्थम रक्ता प्रस्तौति, यम तथा च यम अर्थम रक्ता स्तौति तम विरक्तो विनिंदति। जिस वस्तु की अनुरागी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, विरागी उसकी निंदा करता है। मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, वो मध्यस्थ जो है, वह तटस्थ जो है, वह उसमें उदासीन रहता है। पाल्य कीर्ति दूसरे आचार्य हैं जिनका मत उन्होंने अनेक स्थानों पर राजशेखर ने उद्धृत किया है, तो यह उनका मत है। इसलिए संसार को लोग अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। संसार कैसा है यह कहा नहीं जा सकता, और कविता के शब्दों में जो संसार चित्रित होता है उसमें रसवत्ता रहती है, वह कविता का सत्य है। वह कविता में संसार का सत्य, कविता के संसार का सत्य है। तो यह राजशेखर कहते हैं। उसके क्रम में अवंती सुंदरी का मत उद्धृत करते हैं। विदग्ध भणिति भंगि निवेद्यम वस्तुनो रूपम न नियत स्वभावम इति अवंती सुंदरी। जो विदग्ध है, रसिक है, उसकी जो भणिति की भंगिमा है, उसके वचनों की जो रचना है, उससे वस्तु का स्वरूप खुलता है। संसार की जो वास्तविकता है वह बड़े कवि की युक्ति में खुलती है। वस्तु का नियत स्वभाव नहीं है। संसार में वस्तु वास्तव में कैसी है यह अपने आप में आंखों से देख करके नहीं जान सकते। यह तो दर्शन में, वेदांत में भी माना गया कि संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी के बाद जो फिजिक्स है वह भी यही बताता है कि जो हम देख रहे हैं आंखों से वह वैसी नहीं है। उस जो चीज वस्तु हम देख रहे हैं, कोई पेपर वेट हम ये देख रहे हैं, तो इसके भीतर करोड़ों अरबों खरबों अणु परमाणु नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, सारा ब्रह्मांड इसमें थिरक रहा है। तो आंखों से ये कुछ और दिखाई देता है। तो यह जो चिंतन में, दर्शन में, विज्ञान में जो सिद्धांत है उसी को काव्य में, काव्य शास्त्र में अवंती सुंदरी बताती हैं कि संसार जैसा दिखाई देता है वह नियत स्वभाव है ही नहीं। ऐसी ही चीजें जैसी दिख रही हैं ऐसा नहीं कह सकते। कविता जैसी दिखाती है वैसा उसको मान लेना चाहिए। वस्तु का सत्य जो है कविता में खुलता है। इसलिए तदाह, जैसा कि उन्होंने ही आगे कहा, अवंती सुंदरी का ये उदाहरण देकर के कहते हैं यह भी अवंती सुंदरी का श्लोक होना चाहिए। जैसा कि वो कहती हैं, वस्तु स्वभावोत्र कवेर तंत्रो गुणा गुणावुक्ति वशेन काव्ये स्तुवन निबध्नात्
त्यमृतांशु बिंदुम निंदंसु दोषा करमाह धूर्तः। वस्तु का स्वभाव जो है कवि के अधीन है। कवि बताता है कि वस्तु कैसी है, और जैसा वह चाहता है वैसा उस वस्तु को सिद्ध कर देता है, तो उतनी देर के लिए कविता में वही सत्य होता है। गुण और अगुण जो है वो कविता की उक्ति के वश में चलते हैं। किसी वस्तु के गुण प्रतीत होने लगते हैं कभी, उसी वस्तु के दुर्गुण प्रतीत होने लगते हैं कभी। तो कवि को यदि उसकी स्तुति करना है तो अमृतांशु कहेगा, सुधांशु कहेगा, चंद्रमा को अमृत की धार बहाने वाला यह ऐसा कहेगा। निंदा यदि करना है विरही के शब्दों में तो दोषाकर, दोषों का खजाना यह है। दोषा रात्रि को करने वाला है, ऐसा अर्थ होता है। दोषाकर दोषों का आकर है, यह अर्थ भी हो जाता है। तो विरही जो है उसको निंदा करते हुए कहता है कि हमको बहुत सता रहा है, दोषाकर है। यह दोनों बातें होती हैं। यह अवंती सुंदरी का मत है कि कविता में जैसा चित्रित हो संसार, वह कविता का सत्य है, उसको अन्य किसी की प्रामाणिकता की अपेक्षा नहीं। क्योंकि संसार वास्तव में कैसा है यह तो कोई बता ही नहीं सकता है सही सही। सिद्ध योगी या तो देखेगा अपनी दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से, तो उसको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, बाकी सब जगत नहीं दिखाई देगा। कवि जैसा देखेगा तो उसकी दृष्टि को भी फिर सही मान लेना चाहिए। वह जैसा दिखाएगा वैसा सत्य मान लेना चाहिए। वह कविता के संसार का सत्य है, ऐसा अवंती सुंदरी का मत है। राजशेखर इसमें समन्वय स्थापित करते हुए कहते हैं, उभयमपि उपपन्नम इति यायावरीयः। दोनों ही बातें सत्य हैं, ऐसा यायावरीय अपने लिए वो यायावरीय नाम दे करके कहते हैं। जैसा संसार दिखाई पड़ता है उसका विवेचन जो हम करते हैं, विश्लेषण करते हैं व्यवहार में, व्यवहार जगत में, वह भी अपनी जगह पर सत्य है। कविता का जो संसार है वो अपने आप में प्रामाणिक है। ये दोनों बातें अपनी जगह पर सत्य मानना चाहिए। जब वो कविता के साम्राज्य में जाते हैं तो वो अपने आप में कविता का राज्य है, सरस्वती का साम्राज्य वहां है। और जब हम लौकिक जगत में जाते हैं तो लौकिक जगत का साम्राज्य है। जब हम योगी के अनुभव में जाते हैं तो योगी के अनुभव का संसार, ब्रह्मज्ञानी के अनुभव का संसार वह है। उसमें कविता भी नहीं उस तरह से जानी समझी जाएगी, और उसमें लौकिक संसार भी उस तरह से नहीं जाना समझा जाएगा। ये तीनों संसार अपनी अपनी जगह पर हैं, यह मान लेना चाहिए। तीसरा प्रसंग जिसमें कि राजशेखर उद्धृत करते हैं अवंती सुंदरी का मत, वह शब्द हरण के संदर्भ में है। यह अवंती सुंदरी का विस्तार से यहाँ मत उद्धृत किया है। शब्द हरण और अर्थ हरण, शब्दार्थ हरण का बड़ा लंबा अध्याय राजशेखर में है। और केवल राजशेखर ही कदाचित ऐसे आचार्य हैं, पहले आचार्य हैं जिन्होंने कि शब्दार्थ हरण पर विचार किया है। अन्य कवियों ने छाया इसको कहा है, थोड़ा उसको गरिमामय स्वरूप देकर के कहा है कि प्राचीन कवियों से, दूसरे कवियों से कोई कवि अभिप्राय लेता है, शब्द लेता है, अर्थ लेता है, भाव लेता है, तो वह चोरी नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि वह अपनी रचना के भीतर उसको अपने मौलिक ढंग से उपन्यस्त करता है। बड़ा कवि कालिदास तो कितना लेते हैं वाल्मीकि से, अपने पहले के कवियों से। तुलसीदास तो कितना लेते हैं कालिदास से, दूसरे कवियों से, उपनिषदों से, संतों के दर्शन से, उपनिषदों, दूसरे दर्शन के ग्रंथों से, अध्यात्म रामायण से, शब्दों के, वाक्य कई कई शब्द उठा करके वैसे ही ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़े मौलिक कवियों में से वो हैं हमारे भारतीय साहित्य के तुलसीदास। तो यह शब्दार्थ हरण का जो विवेचन किया है राजशेखर ने, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से तो कहते हैं कि कविता के साम्राज्य में चोरी चोरी नहीं रह जाती, क्योंकि नास्त्य चोरः कवि जना, ऐसा कोई कवि, बड़ा कवि हुआ ही नहीं जिसने चोरी न की हो। पहले के कवियों से वाक्य हम ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं, उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, नया संदर्भ उनको देते हैं, इसलिए वह चोरी नहीं रह जाती। तो यह सामान्य चोरी नहीं है, यह एक उदात्त गरिमामय रूप है चोरी का, जिसमें कि बड़े अभिप्रायों के साथ वह जुड़ जाता है, जो शब्दार्थ हरण किया गया है। अवंती सुंदरी ने यहाँ विवेचन किया है वह थोड़ा अलग तरह का है। और वह चोरी कविता में कोई कवि किस तरह से करता है, चालाकी से भी कर सकता है, और क्या सोच करके करता है, इसको अवंती सुंदरी बताती हैं। तो कई बार किसी कवि की बड़ी तारीफ हो जाती है,
प्रसिद्ध हो जाता है। और उसी के समय का कोई कवि प्रसिद्ध उतना नहीं हो पाता, लेकिन अच्छा कवि है। तब ये जो कवि प्रसिद्ध हो गया, यह अपने समय के ही किसी कवि की कविता से कुछ बात ले लेता है और सोच लेता है कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत प्रसिद्ध हूँ, वह उतना प्रसिद्ध है नहीं। तो अयम अप्रसिद्ध प्रसिद्धिमान हम, वो तो प्रसिद्ध है नहीं इतना, और मेरी तो बड़ी ख्याति है, तो कौन पकड़ेगा, मेरी रचना कोई नहीं इस तरह से पकड़ पाएगा। अयम अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठावान हम, यह तो प्रतिष्ठित नहीं है, मैं प्रतिष्ठा वाला हूँ। अप्रक्रांतम इदमस्य संविधानकम प्रक्रांतम मम, इसने यह जो संविधान बनाया है, यह पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा ही कहीं इसके बारे में इसने मुझे बताया है, और मेरा तो पूरा हो गया है, इसलिए मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ उसकी बात। तो पूरा ही नहीं कर पा रहा है अपनी रचना, मैं पूरी कर दे रहा हूँ। गुडुची वचनोयम पृथ्वी का वचनो हम, ये जो बात कहता है कुछ कड़वे ढंग से कहता है, गुडुची की तरह से। गुडुची पाक भी राजशेखर ने बताया, कसेला सा कुछ उसमें बात बनती है, कसेलापन आ जाता है। और मेरी बात से तो अंगूर का रस जैसे बहता है, मृद्वी का वचन है मेरे, तो मैं उसको बहुत मधुर ढंग से कहूंगा, जो वो कह चुका है बहुत कड़वे तरीके से, रफ ढंग से। अनादृत अनादृत भाषा विशेष हो यम, भाषा विशेष के प्रति इसका आदर नहीं है। प्राकृत में लिखता है, संस्कृत के प्रति इसका आदर नहीं है, या अपभ्रंश में लिखता है, प्राकृत के प्रति आदर नहीं है। आदृत भाषा विशेष अहम, और मेरा भाषा विशेष के प्रति आदर है, मैं एक विशेष भाषा के प्रति आस्था रखता हूँ, तो मैं उसकी भाषा को अपनी भाषा में, संस्कृत में ला सकता हूँ। ऐसा तो अनेक कवियों ने किया कि कहा सतसई बड़ा काव्य है, उसके अनेक अभिप्राय आ गए। अमरुक की कविता में, अमरुक के अनेक अभिप्राय बिहारी की कविता में आ गए, जो हिंदी के रीतिकालीन कवि हैं, और शब्द भी आ गए उनके। तो यह एक भाषा के कवि से शब्दावली दूसरी भाषा का कवि ले लेता है। प्रशांत ज्ञात्रिकमिदम देशांतरित कर्तृकमिदम, यह जहाँ वो कविता जानी जाती थी वह कहीं अन्यत्र है, और मैं दूसरी जगह दूसरे देश में रह करके लिख रहा हूँ। इंग्लैंड का कवि है शेक्सपियर, उससे हमने कुछ ले लिया है, या दूसरे देश के बड़े कवियों से हमने ले लिया, ऐसा भी आजकल अनेक कवि आधुनिक साहित्य में करते ही हैं। विदेशी साहित्य से कुछ चुरा करके और अपना बढ़िया बना करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। फिल्मों में जैसा खूब होता है, विदेशी फिल्मों की बढ़िया नकल करते हैं। उच्छन्न निबंधन मूलमिदम, इसका जो मूल है वो छिन्न हो चुका है, उसका अभी इस समय कोई बचा ही नहीं है कहीं भी, मूलोच्छेद उसका हो चुका है। म्लेच्छित कोप निबंध मूल अमिदम, यह जो म्लेच्छित है उनके कोप का कारण बनने वाली यह रचना है, जो म्लेच्छ लोग हैं उनका कोप का कारण यह रचना है। इस प्रकार से अनेक कारण जो है, उनकी वजह से कोई आधुनिक कवि अपने समय के कवि या पुराने कवि की कविता से शब्द हरणे अर्थ हरणे चाभि रमेत, शब्द हरण या अर्थ हरण में रमण करे, उसमें अपना चित्त लगा ले, ऐसा चित्त लगा सकता है, ऐसा अवंती सुंदरी कहती हैं। इतने इतने कारण वे बताती हैं शब्द हरण और अर्थ हरण के। तो यह अवंती सुंदरी का शब्द हरण का विवेचन है, इस पर राजशेखर ने अभिमत नहीं दिया है, और उचित हो उसको मानते हैं, क्योंकि राजशेखर तो स्वयं जो बता रहे हैं उसी के अनुरूप अवंती सुंदरी का कथन है। अवंती सुंदरी उसमें पिन पॉइंट कर रही हैं उनकी बातों को, कि इन इन कारणों से भी कोई कवि शब्द हरण और अर्थ हरण में व्यापारित कर सकता है अपनी रचना को। राजशेखर ने बहुत बारीकी से बताया कि कैसे अभिप्राय लिए जाते हैं, कैसा उसको बहुत सुंदर बना करके कहता है, कैसा दूसरे शब्दों से उस बात को बयान करता है। उन्होंने तो बड़ी बारीक मीमांसा की है। उसमें थोड़ी सी बात यावंती सुंदरी की उन्होंने डाली, जो लौकिक व्यवहार की दृष्टि से बात कहती हैं, थोड़ी स्त्री प्रज्ञा की दृष्टि से कहती हैं कि व्यवहारिक कारण ऐसे ऐसे हो सकते हैं, चतुराई लौकिक चतुराई की दृष्टि से भी कभी ऐसा कभी कभी करते हैं, उसको अवंती सुंदरी ने कहा है। यह ऐसी बहुत गहरी चिंतन की बात इसमें नहीं है, इसलिए राजशेखर ने इसका कोई ज्यादा नोटिस नहीं लिया है। अवंती सुंदरी ने यदि कोई ग्रंथ लिखा होगा तो उसका पता नहीं चलता है। एक विदुषी हैं,
उनका यह अभिप्राय है कि कोई ग्रंथ कदाचित कदाचित कोई ग्रंथ अवंती सुंदरी ने लिखा होगा। और कहीं कहीं पद्य भी राजशेखर उद्धृत करते हुए प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा होगा, कारिकाएं उसमें रही होंगी, श्लोक भी उसमें रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। पर इसकी कहीं से पुष्टि नहीं होती है। रंजना अरगड़े उन विदुषी रंजना अरगड़े वो विदुषी हैं, उन्होंने भी राजशेखर की काव्य मीमांसा पर एक लेख कहीं प्रस्तुत किया था, वो मेरे देखने में आया है। तो यह संपुष्ट नहीं होता है लेकिन कि अवंती सुंदरी ने काव्यशास्त्र का या शास्त्र का कोई ग्रंथ भी लिखा था। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।